स्वागत है चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये सारे जो प्रश्न है मॉडल सेट है, ये तीसरा मॉडल सेट है और ये ज्योग्राफी से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को कीजिए और इन सही प्रश्नों का सही जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो आपको पता है कि कृषि भी प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, वानिकी भी प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, आखेट यानी शिकार करना भी प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, जिसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए, अगला पूछा गया है कि पम्पास कहाँ है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पम्पास जो क्षेत्र है ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है फ्रेंड्स? दक्षिणी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है उसे प्रेयरी क्षेत्र कहा जाता है। प्रेयरी क्षेत्र कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो है उसे प्रेयरी क्षेत्र कहा जाता है। उसी तरह याद रखिएगा स्टेपी जो है, स्टेपी मैदान जो है यूरोप में है। स्टेपी मैदान पूछा जाए तो फ्रेंड्स स्टेपी यूरोप में। ठीक है, वेल्ड याद रखिएगा अफ्रीका में। वेल्ड याद रखिएगा अफ्रीका में। वेल्ड अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इलाकों में जो है वेल्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इन घासों के मैदानों को आप लोग याद रखिएगा। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका, पम्पास जो है दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी जो है यूरोप और वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बिगिन संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि बिगिन जो है पाइपलाइन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाइपलाइन से संबंधित है। यह अमेरिका के दक्षिणी शहर टेक्सास को जो है न्यू जर्सी से जोड़ता है। पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है अटलांटिक महासागर के पास, उसको जोड़ता है और इस पाइपलाइन के जरिए पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन किया जाता है। इस पाइपलाइन के जरिए पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि आवादान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आवादान जो है ये ईरान का जो है एक तेल जो है शोधनशाला है। आवादान जो है एक ईरान का तेल पतन है, तेल पतन है और ये तेल शोधनशाला के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, एक तेल शोधकशाला भी है यहाँ पर। तो आबादान जो है ईरान में है और जो कि एक तेल पतन है। क्या है फ्रेंड्स? एक तेल पतन है, याद रखिएगा। और ईरान की राजधानी याद रखिएगा तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान में स्थित है आबादान। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है। तो आपको पता होगा कि विश्व की सब प्रथम नगरीय बस्ती जो है लंदन है। कौन सा है फ्रेंड्स? लंदन है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का शहर है। लेकिन इसमें से राइट आंसर इसका याद रखिएगा कि लंदन होगा। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो आपको पता होगा कि टोकरी बनाना जो है द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। तो आपको पता होगा कोची जो बंदरगाह है केरल में, इसे अरब सागर का रानी कहा जाता है। तो कोची बंदरगाह जो है इसको स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। पूछा जाता है कि बताइए स्वेज नहर को जो है कब खोला गया। देखिए बनाने का कार्य शुरू हुआ था 59 में और बनकर तैयार हो गया 69 में। तो स्वेज नहर को 1869 में खोला गया था, याद रखिएगा। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया था, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का संकल्पना किसने दिया। तो आपको पता होगा कि रुको और जाओ निश्चयवाद का जो संकल्पना है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना दिया गया था। याद रखिएगा कि इसी संकल्पना को जो है नव निश्चयवाद के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे मध्यम मार्ग के भी नाम से जाना जाता है। और ग्रिफिथ टेलर का एक बुक याद रखिएगा, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी जो बुक है, याद रखिएगा किनके द्वारा लिखा गया है। तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा लिखा गया है। और याद रखिएगा कि हम्बोल्ट के द्वारा कॉस्मोस पुस्तक एक लिखा गया। पूछा जाता है कि कॉस्मोस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम्बोल्ट के द्वारा एक कॉस्मोस पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या जो है किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी। तो देखिए आपको पता होगा इसका राइट आंसर जो होगा 1999। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1999 जो है विश्व की मानव संख्या 6 अरब पहुंच चुकी थी। चलिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, समझिए अच्छे से। देखिए ईसा मसीह की जो पहला शताब्दी था 100 साल, इसमें जो था विश्व की कुल जो जनसंख्या थी उसकी जो जनसंख्या तो 30 करोड़ था। कितना था फ्रेंड्स? 30 करोड़ था। और उसके बाद यही 1750 में, याद रखिएगा 1750 में जो है यही जनसंख्या जो बढ़कर हो जाती है 1750 में 55 करोड़ हो जाती है। और वही 1830 में विश्व की जनसंख्या जो है 1 अरब हो जाती है। कितनी होती है? 1 अरब हो जाती है। कितनी? 1 अरब। और 1930 में यही हो जाती है
2 अरब, 1930 में 2 अरब हो जाती है। और 1900 फिर 60 में 30 वर्षों के बाद, 1960 में 30 वर्षों के बाद यही जो जनसंख्या है 3 अरब हो जाती है। और 1960 के बाद, मतलब कि 1960 के बाद 1960 के 15 सालों के बाद, यानी 1975 में यही जनसंख्या जो है, यही जो जनसंख्या है वो 4 अरब हो जाती है। और 1975 के बाद, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1975 के बाद 12 साल जोड़कर 1975 से 1987 के पास ये जो जनसंख्या है ये हो जाती है, याद रखिएगा, 5 अरब। कितना हो जाती है फ्रेंड्स? 5 अरब। और 1987 के बाद, ये याद रखिएगा, 87 के बाद जो है, 87 से लेकर 1999 तक ये जो जनसंख्या हो जाती है विश्व की 6 अरब हो जाती है। तो पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी कब? तो 1999 में, 1999 में। और याद रखिएगा कि 2011 यानी कि फिर 12 सालों के बाद, 2011 यानी 12 सालों के बाद ये विश्व की जनसंख्या हो गई है 7 अरब। वही वर्तमान में कितना है? 7 अरब विश्व की जनसंख्या है। तो इसको याद रखिएगा। ईसा मसीह के पहली सदी में 30 करोड़, फिर याद रखिएगा 1750 में 55 करोड़, फिर 1830 में याद रखिएगा 1 अरब, फिर 1930 में 2 अरब, फिर 1960 में 3 अरब, और 1975 में 4 अरब, और 1975 से 87 में 5 अरब, और याद रखिएगा 87 से 99 में 6 अरब, और 99 से 2011 में, यानी 12 सालों के बाद 7 अरब हो चुका है। ठीक है, ये इसे आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता होगा कि जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है नोएस्टीन के द्वारा दिया गया था। आपको पता होगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है इनके द्वारा जो दिया गया था उसकी 3 अवस्था बताया गया था। कितने अवस्था? 3 अवस्था। पूछा जाए कि बताइए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, तो आप बताइएगा कि किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या का वर्णन तथा वहाँ की जनसंख्या के पूर्व अनुमान लगाता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत विश्व की जनसंख्या को 3 अवस्था में बांटा गया है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और अंतिम अवस्था। जिसमें बताया गया था कि प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर है। द्वितीय अवस्था में बताया गया था कि उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। और तीसरी अवस्था में बताया गया था कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? पूछा गया है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 50 करोड़। कितना होगा? 50 करोड़। क्या होगा? 50 करोड़। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है, 21वीं सदी के प्रारंभ में 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। तो आपको बताया गया है कि 1999 में जो विश्व की जनसंख्या बताया गया है 6 करोड़, अर्थात 6 अरब, अर्थात 600 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 600 करोड़। कितना होगा? 600 करोड़। कितना होगा? 600 करोड़, अर्थात 6 अरब 1999 का है। और 2011 में पूछा जाए विश्व की जनसंख्या, तो 2011 में जो है 7 अरब है, यानी 700 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न क्या पूछा है? देखिए प्रश्न पूछा है कि लिंग अनुपात का संबंध है, बताना है कि लिंग अनुपात का संबंध किससे है। तो आप लोग जानते हैं कि लिंग अनुपात का संबंध स्त्री तथा पुरुष तथा स्त्रियों के बीच से है। पुरुष तथा स्त्रियों का जो है अनुपात जो कहलाता है वही क्या कहलाता है? लिंग अनुपात कहलाता है। और ये लिंग अनुपात भारत के लिए अलग है और वैश्विक स्तर के लिए अलग है। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। तो आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो ग्रेट ब्रिटेन है। कौन है फ्रेंड्स? ग्रेट ब्रिटेन है, जिसकी राजधानी जो है लंदन है, जिसकी राजधानी लंदन है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? विकास का कौन सर्वोत्तम संकेतक है? तो देखिए गुण में धनात्मक परिवर्तन जो है ना, गुण में जो धनात्मक परिवर्तन है यह विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। बताना है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन किन कारणों से होता है। तो आप लोग जानते हैं कि वायु अपरदन से जो होता है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि, रुकिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खरीफ फसल की किस ऋतु, अच्छा, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि खरीफ फसल जो है
जून से सितंबर के बीच इसे क्या कहता है, जून से सितंबर के बीच इसे बोया जाता है, ठीक है। और रबी फसल आप लोग जानते हैं सितंबर अक्टूबर से बोया जाता है, यानी अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा है कि चावल धान की खेती संबंधित है, तो बताना है चावल धान की खेती किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, चावल धान की खेती गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है, ठीक है। ये हमारे विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल और धान, और ये चावल धान की खेती जो है गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। पूछा गया है कि लॉरेंस सार जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए लॉरेंस सार प्रसिद्ध है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में याद रखिएगा लॉरेंस सार, मैसानी श्रेणी, वर्मिलियन श्रेणी, स्नायु श्रेणी, गोगेविक श्रेणी, ये जितने भी श्रेणी है वो लौह अयस्क से प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और जो कि अमेरिका में है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए चाय के वर्तमान में जो अभी वर्तमान में जो है वो कौन है, चीन है। कौन है सबसे बड़ा उत्पादक, चीन है। और निर्यातक पूछा जाए तो श्रीलंका है, निर्यातक पूछा जाए तो श्रीलंका है, निर्यातक पूछा जाए तो श्रीलंका, और उत्पादक पूछा जाए तो चीन है। और याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो करता है असम करता है। कौन करता है, असम करता है। और भारत में सबसे अधिक सुगंधितदायक चाय का उत्पादन जो करता है दार्जिलिंग करता है। कौन करता है, दार्जिलिंग करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा गया है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। पूछा है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं सऊदी अरब जो है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है और जिसकी मुद्रा रियाल है। इसकी राजधानी रियाद है और इसकी मुद्रा जो है फ्रेंड्स रियाल है, ठीक है। तो सऊदी अरब जो है अभी जो है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिएगा रूस की राजधानी मॉस्को है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की, अच्छा देखिए पूछा गया कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो आप लोग जानते हैं भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय का मतलब हुआ कि जो भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, जो भूमध्य सागर के बारे में हम लोग जानते हैं कि लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ता है। तो उसी भूमध्य सागर में जो होता है वहाँ पर खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, ठीक है। तो भूमध्य सागर का जो आसपास वाला जो क्षेत्र है ये अंगूर के लिए भी प्रसिद्ध है, खट्टे अंगूर के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। जिसे वीटी कल्चर कहा जाता है, इसके उत्पादन को क्या कहा जाता है, वीटी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है। तो आप लोग जानते हैं लौह अयस्क की किस्में बताए थे कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, पायराइट, ठीक है। इसके लगभग 5 किस्में बताए थे, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, पायराइट। लेकिन हम ये लिग्नाइट के बारे में नहीं बताए थे। लिग्नाइट ये कोयला का प्रकार है, कोयला का किस्म है, लौह अयस्क का किस्म नहीं है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा तमिलनाडु का जो नवेली जो है, नवेली जो खान है वो लिग्नाइट कोयला से प्रसिद्ध है, लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन रोपण फसल नहीं है। देखिए चाय, कॉफ़ी, गन्ना, केला, रबर, ये सब जो है रोपण फसल है, लेकिन इनमें देखिए कौन रोपण फसल नहीं है। तो गेहूं जो है फ्रेंड्स रोपण फसल नहीं है, याद रखिएगा। रोपण फसल के बारे में हम बार बार बातें करते हैं, याद रखिएगा। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, केला, रबर, ये सब रोपण फसल है, ठीक है। लेकिन गेहूं रोपण फसल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। तो मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मिलिया कहते हैं या मिल्पा कहते हैं। मिलिया कहते हैं या मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, और मैक्सिको जो है स्थानांतरित कृषि को यहाँ क्या कहता है, मिलिया या मिल्पा कहा जाता है। और लदांग याद रखिएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया में इस कृषि को लदांग कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। और याद रखिएगा अगला कि इसे जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे स्थानांतरित कृषि को झूम खेती या कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा गया है कि कौन सा उद्योग
अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। तो आपको पता है कि लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जो कि अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आधारभूत उद्योग जो है दूसरे उद्योगों को कच्चा माल क्या करता है, तैयार करके देता है, इसीलिए इस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बाह्य सूत्रीकरण सहायक है। पूछा है कि बाह्य सूत्रीकरण जो है उदाहरण है, सहायक है, सॉरी। तो दक्षता सुधारने में सही है, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में सही है, कीमतों को घटाने में सही है। देखिए बाह्य स्रोतीकरण क्या है, तो देखिए बाह्य स्रोतीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई देश अपने देश के रोजगार को क्या करता है, बाहर स्थानांतरित कर कार्य को संपन्न करता है। कोई देश अपने देश के रोजगार को विश्व स्तर पर करता है या बाहर स्थानांतरित करता है, तो यही क्या कहलाता है, बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है। इससे क्या होता है, दक्षता सुधारता है, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ता है, कीमतें जो है घटती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, निजी क्षेत्र में स्थापित सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर में है। रिलायंस ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है और रिलायंस ग्रुप के जो है आप लोग जानते हैं कि मालिक जो है मुकेश अंबानी है। जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला। ठीक है, जामनगर में, और ये निजी क्षेत्र में स्थापित है। अब ये भी याद रखिएगा जामनगर एक और चीज़ के लिए फेमस है, भारत में सबसे अधिक या बड़ा पेट्रो रसायन का केंद्र जो है जामनगर में स्थापित है। भारत में सबसे अधिक पेट्रो रसायन का केंद्र जो है जामनगर में स्थापित है, याद रखिएगा। पूछा जाए कि बताइए भारत में अभी तेल शोधनशाला कितने हैं, तो बुक के अनुसार आप लोग 18 याद रखिएगा। कितना, 18 याद रखिएगा। और पहला याद रखिएगा असम के डिगबोई में स्थापित किया गया था 1901 में। भारत का पहला तेल शोधकशाला कहाँ स्थापित किया गया था, तो असम के डिगबोई में 1901 में, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बरौनी के बारे में तो आपको पता होगा, बिहार में है, मथुरा जो है यूपी में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो आपको पता है कि चतुर्थ क्रियाकलाप में जो है उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि इस देशों में बताना है कि कौन जो है आसियान का सदस्य है। यानी आसियान का देखिए पूरा नाम पहले समझिए। आसियान जो है इसका पूरा नाम जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका हिंदी क्या होता है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और इसकी स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुआ था। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी मुख्यालय जो है बैंकॉक है। क्या है फ्रेंड्स, बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, और आसियान के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इसके जो सदस्य देश है, म्यांमार है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है। ठीक है, उसके बाद में जापान है, न्यूजीलैंड है, ये भी है इसमें शामिल, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। ये जो है इसके सब सदस्य हैं। लेकिन याद रखिएगा ब्रुनेई भी इसके सदस्य हैं, लेकिन ब्राज़ील, मैक्सिको और बांग्लादेश इसके सदस्य नहीं हैं। ब्रुनेई जो है इसके सदस्य है, ब्रुनेई जो है इसके सदस्य हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि 1996 में कुल विश्व निर्यात कितने प्रतिशत भाग पूछा गया है कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना प्रतिशत भाग सेवाओं का था। तो याद रखिएगा 25% था। कितना था, 25% जो था भाग जो है सेवाओं का था। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि इथोपिया की राजधानी हम अदिस अबाबा बताए थे। और अदिस अबाबा का जो शाब्दिक अर्थ होता है नवीन पुष्प होता है। क्या होता है, नवीन पुष्प जो होता है अदिस अबाबा का मतलब होता है। और इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। देखिए लुसाका तो आपको अच्छे से पता होगा कि लुसाका किसकी राजधानी है, तो जाम्बिया की राजधानी कहाँ है, लुसाका है। जाम्बिया जो है, जाम्बिया की जो राजधानी है लुसाका है। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, नैरोबी है। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी, जाम्बिया की राजधानी लुसाका। और कैनबरा तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन जो है ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। चलिए देखिए
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया जो है ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, लेकिन ओपेक का मुख्यालय जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। कहाँ है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। इसकी स्थापना जो है सितंबर 1960 में किया गया था। सितंबर 1960 में किया गया था। ओपेक का पूरा नाम आप लोग जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है इसका पूरा नाम है, और इसका मुख्यालय वियना है। बाकी जो इसके सदस्य हैं ईरान, सऊदी अरब, इराक, ये जितने भी पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं इसके सदस्य हैं। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला भी याद रखिएगा इसके सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? बताना है कि नदी के सहारे जो गांव बसा है वो किस प्रतिरूप में आएगा। तो रेखीय प्रतिरूप में आएगा। नदी के सहारे, नहर के सहारे, सड़क के सहारे जो गाँव है वो रेखीय प्रतिरूप में आता है। किस प्रतिरूप में? रेखीय प्रतिरूप में आता है। और झील के सहारे वृत्ताकार, झील के सहारे वृत्ताकार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते हैं कि मेगानगर की जो जनसंख्या होती है वो 50 लाख से अधिक जो होगी, मेगानगर की जनसंख्या होगी 50 लाख से भी अधिक। अगला पूछा गया है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसको आपको अच्छे से पता होगा कि सीढ़ी नुमा या सोपानी जो बस्तियां जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो नगरीय आबादी थी, नगरीय आबादी जो थी 31.16% थी नगरीय आबादी। और ग्रामीण आबादी यहीं पर पूछा जाए तो इसमें से 100 में से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 68.94 जो आएगा इसका जो है ग्रामीण आबादी आएगा। तो 2011 के अनुसार याद रखिएगा, 2011 के अनुसार जो है नगरीय आबादी जो थी 31.16 और ग्रामीण आबादी जो थी 68.94% था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो आप लोग जानते हैं मुंबई में जो है प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या, ये जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है? तो आपको पता होगा कि तेलुगु जो भाषा है आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है। ओडिया भी आता है, बंगाली भी आता है, असमिया भी आता है, संस्कृत भी आता है, हिंदी भी आता है, उर्दू भी आता है, बांग्ला भी आता है, कश्मीरी भी आता है, गुजराती भी आता है, मराठी भी आता है, पंजाबी भी आता है, सिंधी भी आता है, नेपाली भी आता है, रोमानी भी आता है, असमिया भी आता है, लेकिन तेलुगु नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा गया है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि हरियाणा जो है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला देखिए पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, सबसे कम है? तो सबसे कम पूछा है 2011 के अनुसार, तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला पूछा गया है, उसको देखिए, चलिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं? किस राज्य में सबसे जो है अब अधिक संख्या में प्रवासी आते हैं? तो आपको पता होगा कि मुंबई में जो है सबसे अधिक संख्या में प्रवासी आते हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी आते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? पूछा गया है कि किस राज्य में जो है स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? तो बिहार में दोनों साक्षरता दर निम्नतम है, स्त्री और पुरुष दोनों साक्षरता दर निम्नतम है, याद रखिएगा। और भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार ही है, और सबसे अधिक केरल है। केरल का साक्षरता दर याद रखिएगा 93.91%, याद रखिएगा। चलिए, और भारत का जनसंख्या याद रखिएगा 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या 65.4%, 65.4% नहीं, इसका याद रखिएगा 74%। कितना फ्रेंड्स? 74% याद रखिएगा। कितना? 74%। ठीक है, अगला देखिए। अगला पूछा है निम्न में से कौन प्राचीन नगर निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? तो आप लोग जानते हैं पटना जो है एक प्राचीन राजधानी नगर है। यह पटना का जो प्राचीन नाम पूछा भी जाए तो आप लोग जानते हैं पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पुरुषपुर। पाटलिपुत्र याद रखिएगा, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और याद रखिएगा एक
पुरुषपुर, क्या याद रखिएगा, पुरुषपुर, पुरुषपुर, ठीक है। तो पटना का जो प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है, पुरुषपुर है। आपको ये भी पता होगा कि मगध की प्राचीन जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी। क्या थी? पाटलिपुत्र ही थी। और आपको पता होगा कि मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र जो किया था, अजातशत्रु के पुत्र उदय ने किया था। कि उसने किया था? हर्यक वंश का अजातशत्रु के पुत्र जो है उदय ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र किया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं, या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला पूछा गया है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर पूछा जाए या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कौन बताइएगा? तो कोयम्बटूर। कौन है फ्रेंड्स? कोयम्बटूर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर। और भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कोयम्बटूर। उत्तर भारत का कानपुर और भारत का अहमदाबाद। और पूछा है कि तमिलनाडु का मैनचेस्टर, तमिलनाडु का भी मैनचेस्टर कोयम्बटूर को ही कहा जाता है। सेलम भी तमिलनाडु में है, जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और चेन्नई भी आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में स्थापित है। तब चेन्नई में ही, चेन्नई जो है तमिलनाडु में ही स्थित है। अगला पूछा गया है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। और भारत के उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप का विस्तार जो है यूपी में हुआ है। उसी तरह दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब है। और इसका सबसे अधिक उपयोग जो है तमिलनाडु में हुआ है। तालाब का सबसे अधिक विकास तमिलनाडु में हुआ है। उत्तर भारत में सब सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है नलकूप है। और नलकूप का अधिक विस्तार जो किया गया है यूपी में किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा है कि जूट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। तो आपको पता होगा कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक जो क्षेत्र है वो गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है, जिसे जो कि पश्चिम बंगाल में है। और आपको पता होगा कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो है विश्व में, सबसे जूट का अधिक उत्पादन भारत करता है तथा निर्यात बांग्लादेश करता है। विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन भारत करता है तथा निर्यात यानी बेचता बांग्लादेश है। याद रखिएगा कि जो भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। अगला पूछा गया है कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि भारत का जो है जावा जो है ये गोरखपुर जिला, भारत का जावा जो है ये गोरखपुर जिला में है। कहाँ है? गोरखपुर जिला। यानी पूछा जाए कि भारत का जावा कहे जाने वाला जो जिला है वो कौन है? तो यूपी का गोरखपुर है। भारत का जावा कहे जाने वाला जिला कौन है? यूपी का गोरखपुर है। यूपी का गोरखपुर जो है भारत का जावा कहे जाने वाले जिला है। अगला देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? बताना है कि कौन इसमें से कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। आप लोग जानते हैं चीनी भी कृषि आधारित उत्पादन है, कॉफ़ी भी कृषि आधारित उत्पादन है, चाय भी कृषि आधारित उत्पादन है। लेकिन नमक कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। नमक का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात करता है वर्तमान समय में, और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। सबसे अधिक गुजरात और दूसरे स्थान पर राजस्थान। अगला पूछा है कि बैला डीला, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बैला डीला जो है, बैला डीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो है बैला डीला है, दंती दुर्ग है, उसके बाद में जो है दुर्ग भी है और दांतेवाड़ा भी है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का कुल 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। और भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कर्नाटक करता है। चलिए अगला देखिए। अगला पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, गोंडवाना जो कोयला है, भारत में जो है कोयला दो समूहों के चट्टानों से निकाला जाता है, टर्शियरी समूह और दूसरा गोंडवाना समूह। टर्शियरी समूह के कोयला जो है 5.5 करोड़ वर्ष पहले बना है, और गोंडवाना समूह का जो कोयला है लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले बना है। तो इससे पूछा है कि गोंडवाना कोयले के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो झारखंड जो है, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, ये जो कोयला क्षेत्र है ये गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र है। बाकी पूर्वोत्तर के सभी जो क्षेत्र हैं वो जो है टर्शियरी समूह के कोयला क्षेत्र हैं। और कोयले के प्रकार आप लोग जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था? क्योंकि आप लोग जानते हैं मुंबई एक बंदरगाह है, यह कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट है, और मुंबई एक वित्तीय केंद्र है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि सेलम इस्पात उद्योग स्थित है? तो आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में जो है सेलम इस्पात उद्योग स्थित है। सेलम इस्पात उद्योग जो है तमिलनाडु में स्थित है। कोची
पतन जो है बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है पूछा है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि केरल में स्थित है कोची बंदरगाह, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल में स्थित है कोची बंदरगाह। कर्नाटक में जो बंदरगाह है मंगलौर बंदरगाह जो है कर्नाटक में है। उड़ीसा का याद रखिएगा पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है। और तूतीकोरिन बंदरगाह तथा चेन्नई बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तथा चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो, हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो बताना है कि पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था। तो देखिए 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित हुआ था क्लब ऑफ, याद रखिएगा, क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा भारत में पहली बार रेडियो का कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। और याद रखिएगा 1930 में इसी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के का जो है नाम चेंज करके रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कर दिया गया। 1930 में इसका नाम जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कर दिया गया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कर दिया गया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कर दिया गया 1930 में। फिर इसी का नाम 1936 में परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया 1936 में। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और इसी रेडियो का नाम जो है, रेडियो प्रसारण का नाम 1957 में परिवर्तित कर आकाशवाणी कर दिया गया। कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में रेडियो का जो प्रसारण हुआ था वो किस नाम से जाना जाता था, आकाशवाणी। तो 1957 में इसका नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आकाशवाणी कर दिया गया। वर्तमान में यह प्रसार भारती के तहत काम करती है। वर्तमान में इसका क्या नाम है, प्रसार भारती के तहत जो है काम करती है। याद रखिएगा वर्तमान में ये प्रसार भारती के तहत काम करती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिएगा यहाँ से कि पहली बार रेडियो का प्रकाशन 1923 में हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। फिर 1930 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कर दिया जाता है। फिर 1936 में इसका नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया जाता है। 1936 में इसका नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया जाता है। फिर 1957 में इसका नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी कर दिया जाता है। और वर्तमान में यह प्रसार भारती के तहत काम करती है। वर्तमान में यह प्रसार भारती के तहत काम करती है। तो इसको याद रखिएगा, कॉपी में हो सके तो इसे लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा गया है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि नागपुर योजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। आप लोग जानते हैं सड़कों के विकास के लिए 1943 में महाराष्ट्र के नागपुर में एक सड़क योजना तैयार किया गया था जिसे नागपुर सड़क योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत भारत के सड़कों को 4 भागों में बांटा गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। और जिस वस्तु से करते हैं उसे संचार का साधन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी घाट पर स्थित है। बताना है कि इसमें से कौन सा जो बंदरगाह है पूर्वी घाट पर है। कांडला तो गुजरात में है और ये पश्चिमी घाट पर है। न्यू मंगलूर जो है ये कर्नाटक में है। मुंबई जो है ये भी महाराष्ट्र में की राजधानी है और ये भी पश्चिमी घाट पर है। तो याद रखोगे चेन्नई जो है ये फ्रेंड्स, जो चेन्नई जो है ये तमिलनाडु में है और ये पूर्वी घाट पर स्थित है। कहाँ है, पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, अगला पूछा गया है कि औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। तो आप लोग जानते हैं औद्योगिकरण से जल भी प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है। बार बार बताते हैं कि इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। देखिए अगला देखिए, नागार्जुन सागर बांध यह परियोजना किस नदी पर है। तो आप लोग को अच्छा से पता होगा कि कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। अगला पूछा है कि दुर्ग लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है कहाँ है। बताना है किस राज्य में है। तो आप लोग जानते हैं कि दुर्ग हो, दांतेवाड़ा हो या बायलाडीला हो, ये जो लोह अयस्क जो क्षेत्र है वो कहाँ बताए हैं, छत्तीसगढ़ में बताए हैं। कहाँ बताए हैं, छत्तीसगढ़ में बताए हैं। आप लोग जानते हैं बालाघाट जो है मध्य प्रदेश में है और मैग्नीज क्षेत्र के किस राज्य में है। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और याद रखिएगा बालाघाट जो है तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है और मैग्नीज के लिए भी प्रसिद्ध है। और भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा करता है तथा तांबा का उत्पादन झारखंड का सिंहभूमि करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज है। तो आप लोग जानते हैं रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र में है और रत्नागिरी जो है
ये आम के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला पूछा गया है कि हुबली किस राज्य में है, तो हुबली आप लोग जानते हैं कर्नाटक में है, और हुबली जो है ये सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है, और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी हुबली है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक सोना जो है कर्नाटक में स्थित पाया जाता है। कर्नाटक में सोना के 3 खान है, कोलार, एहूटी और ऊटी। सोने की खान जो है कर्नाटक में है, और तीनों खान जो है सोने की कर्नाटक में ही है। चलिए अगला देखिए, अगला पूछा गया है कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा प्रश्न है। कोडरमा जो है ये याद रखिएगा, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड में है। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड में है। इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता है। कोडरमा को भारत का माइका कैपिटल कहा जाता है, या अबराह नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला याद रखिएगा, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, तो बहुत ही अच्छे से बताएंगे कि काकरापारा गुजरात के सूरत में है। गुजरात के सूरत में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा जो है कर्नाटक में है। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। अगला देखिए, अगला पूछा गया है बहुत ही अच्छा प्रश्न कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए जाना जाता है, तो मुंबई हाई जो है यह जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जो है, मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। मुंबई हाई क्या है, तो समुद्र तट से, पश्चिमी समुद्र तट से, यानी महाराष्ट्र के मुंबई से 160 किलोमीटर पश्चिम समुद्री जो इलाका है उसे मुंबई हाई कहा जाता है, और यहाँ से पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाता है। ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और याद रखिएगा, भारत में यूरेनियम का जो है खान, भारत में यूरेनियम का पहला खान 1951 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1951 में खोजा गया था, झारखंड के जादूगोरा में। झारखंड के जादूगोरा में। यहाँ पूछा जाता है कि जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ है, तो झारखंड में है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।